हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे अधिगम और शिक्षण। इंग्लिश में हो जाएगा लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो सिलेबस है ये बीएड का सिलेबस है। चाहे आप सेमेस्टर वाइज आपका यूनिवर्सिटी है या आपका जो यूनिवर्सिटी है ईयरली है, तो ये सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो भी आपका बीएड सेमेस्टर हो या ईयरली हो, तो यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है ये आपका जो है फर्स्ट यहाँ पे वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ मैंने। क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अधिगम और शिक्षण है। अधिगम और शिक्षण में यहाँ पे है कि यानी जो भी मनुष्य है वो जब से जन्म लेता है तब से वो क्या करता है, सीखता रहता है। यानी बर्थ से और टॉम तक वो क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे अधिगम और शिक्षण में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि क्या क्या हम जो है अधिगम के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सीखने का अर्थ है, तो मनोवैज्ञानिकों ने जो है यहाँ पे जीवन भर चलती रहनी और सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें दो विशेषताएं बताई हैं। एक बताई है कि निरंतरता होनी चाहिए और एक बताई कि सार्वभौमिकता। अब निरंतरता यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यह प्रक्रिया रहती है ये हमेशा चलती रहती है। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। अधिगम सीखने से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से यहाँ पे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे जो है एक अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे अगर हमें अच्छे से हम इसको अध्ययन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाता है। और इसमें जो है मेन हेडिंग हम अगर लिख लेते हैं तो उसके बाद हम जो है इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अधिगम है, यहाँ पे वाटसन और यहाँ पे रेनर थे 1920 में। इन्होंने जो है अल्बर्ट नाम का एक बच्चे पर प्रयोग किया और उन्होंने जो है एक खरगोश ला कर दिया। उसमें जो खरगोश ला कर दिया तो जो अल्बर्ट था उसे क्या, उस खरगोश को बहुत ही प्यार करता था और वो उसके साथ खेलने लगा। जब उसकी आवाज़ जो है आवाज़ की गई तो अल्बर्ट को डर लग गया। यानी अल्बर्ट ने देखा कि जो ये खरगोश है यानी ये आवाज़ दे रहा है, तो ये इसकी आवाज़ में जो है इस तरह से उसका प्रयोग किया गया। अंत में ऐसी स्थिति आई कि जो क्या है अल्बर्ट था वो क्या हो गया, खरगोश से ही डरने लग गया। यानी इससे हमने देखा कि जो अल्बर्ट था वो क्या हो गया, वो भय के संवेग से सीखा। तो ये इसी तरह से हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम किस तरह से माध्यम से हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को हम उदाहरण देकर समझ सकते हैं कि एक छोटी लड़की निहारिका है जो नर्सरी की छात्र है। उसके पिताजी कमरे में सेव कर रहे हैं और रेजर जो है जमीन पर रखा है। अचानक ही लड़की का पैर जो है रेजर पर आ जाता है। खून का फुहारा छूटने लगता है और घबराहट होती है और घाव जो है साफ करके पट्टी बांध जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करता है और उसके बाद इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन की सुई से उत्पन्न पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाती और अगले दिन फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यद्यपि डॉक्टर उसे इंजेक्शन नहीं लगाना है, केवल ड्रेसिंग ही करनी है, फिर भी निहारिका डॉक्टर की शक्ल को देखकर रो पड़ती है और इससे बचने का प्रयास करती है। तो यह घटना, इस प्रकार की अनेक घटनाएं माता पिता तथा अध्यापकों के अनुभव में आती है और किसी व्यवहार से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। इस घटना से बात स्पष्ट होती है कि व्यवहार का आधार जो है उद्दीपन स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। इस क्रिया प्रतिक्रिया को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो छोटा बालक है जलते हुए दीपक को देखकर उत्सुकतावश उसकी ओर बढ़ता है और जब वह दीपक की लौ पकड़ता है और उसका पकड़ने का प्रयास करता है तो इस प्रयास से उसका हाथ जलने लग जाता है और यह परिणाम देकर वह अपना हाथ जो है लौ से तुरंत ही हटा देता है। और भविष्य में अगर कभी भी वह अगर जलती हुई लौ को देखता है तो उसे अपना हाथ तुरंत हटा लेता है या उसे छूने की, अगर उस वस्तु को छूने को डरता है। तो इस घटना में जो है कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं कि जलते दीपक को देखकर उत्सुकता तथा जिज्ञासा उत्पन्न होना, दीपक की लौ पकड़ना, दीपक की लौ से हाथ के जलने का अनुभव होते ही हाथ हटाना और भविष्य में जलती हुई वस्तुओं से स्वयं को बचाना। तो इन चारों क्रियाओं को यदि हम एक ही स्वर में कहें
कि बालक ने यह सीख लिया कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से जो है हाथ जलता है, अतः वह कभी भी जलती हुई वस्तु को नहीं पकड़ेगा। तो अधिगम का अर्थ यहाँ पे है कि सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। बालक व्यवहार तो पहले भी करता था, परंतु अब उसके व्यवहार में परिवर्तन यह हो गया कि उसे किस कार्य को करना है, कब करना है, क्यों करना है, और यह सारा अनुभव उसने घटनाओं एवं अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एग्जाम में जो है डेफिनेशन एक दो अगर हम डेफिनेशन लिख देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और उदय पारिक कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। और चार्ल्स स्किनर कहते हैं कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मैकगोयर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप एवं परिवर्तन दिशा में विशेष होता है, जिससे व्यक्ति की विद्यमान प्रेरक अवस्थाओं की संतुष्टि होती है। और गेट्स तथा अन्य कहते हैं कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी गेट्स अन्य कहते हैं कि जो प्रशिक्षण में अनुभव के द्वारा जो भी व्यवहार वाले परिवर्तन को, जो भी उसमें व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहा जाता है। कॉल्विन कहते हैं कि पहले से निर्मित व्यवहार से अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और जी.डी. बोस कहते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं को ध्यान में देखते हुए सभी परिभाषाओं में कुछ तथ्यों को जो है संकेत दिया गया है, और कुछ संकेत जो है इस प्रकार हैं। अधिगम का अर्थ व्यवहार परिवर्तन है, और अधिगम जो है व्यवहार का संगठन है। अधिगम जो है नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार संगठन तथा पुष्टिकरण में कोई भी एक कारण अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है। अधिगम का स्वरूप तभी निश्चित होता है जबकि सभी क्रियाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं। अतः हमारी राय में अधिगम की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए। अधिगम जो है मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन है, जिसका संचालन निश्चित आधार पर होता है और उसकी पुष्टि नवीन क्रियाओं के द्वारा होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहले अधिगम की इच्छा, विल ऑफ लर्न। यदि अधिगमी में सीखने की इच्छा प्रबल है तो वह नवीन ज्ञान को अति शीघ्र से सीख लेता है। यदि बालक में जो है सीखने की इच्छा नहीं है तो शिक्षक के समक्ष बहुत विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः वह कह सकते हैं कि अधिगम की इच्छा, रुचि तथा अभिप्रेरणा बहुत ही अधिगम अपना प्रभाव डालते हैं। यदि कोई जिज्ञासु बालक जो है उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई जिसके मन में पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, चाहे हम उसे जो है कितने भी साधनों से या किसी भी तरह से उसे पढ़ाने का साधन जुटाएं, तो वह क्या अपनी अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वह जो है उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, और वह जो है पढ़ने में उसकी समस्याएं जो है और भी विकट होती जाएंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन एबिलिटी। अधिगम पर शैक्षिक योग्यता का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि कोई बालक अधिगम हेतु आधारभूत ज्ञान या योग्यता रखता है तो वह शीघ्रता से नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, और लेकिन यदि परिस्थिति विपरीत अर्थात नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधारभूत ज्ञान का अभाव हो तो बालक नवीन ज्ञान को सीखने में कठिनाई का अनुभव करेगा। यदि बालक में किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता सामान्य से अधिक है तो नए ज्ञान को शीघ्रता एवं सुगमता से सीख लेता है। यहाँ पे देख लेते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का अधिगम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि का बालक नवीन ज्ञान को शीघ्रता से सीख लेता है, जबकि मंद बुद्धि का बालक नवीन ज्ञान को देर से कठिनाई से सीखता है। यानी जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बुद्धि है सबकी एक जैसे नहीं होती है। कोई किसी कार्य को जो है एकदम से जल्दी से सीख लेता है,
लेकिन कोई जो है बहुत प्रयास के बाद उस कार्य को सीखता है। तो यहाँ पे जो है हर एक का जो स्तर होता है अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। यदि बालक का आकांक्षा स्तर ऊंचा होता है तो वह उच्च स्तर का भी ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि इसके विपरीत यदि बालक का आकांक्षा स्तर निम्न कोटि का है तो उसकी जो नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आकांक्षा स्तर का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। अगला देख लेते हैं शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अधिगम पर बालक के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है अरस्तु द्वारा यहाँ पे जो भी बीएड के एग्जाम होते हैं उन सभी में जो है अरस्तु द्वारा यहाँ पे इनका कथन है कि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। और ये कथन कहीं कहीं पर भी सत्य है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका मस्तिष्क जो है स्वस्थ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि अधिगम के लिए स्वस्थ शरीर व जो मस्तिष्क है नितांत व आवश्यक शर्त है, क्योंकि इसके भाव में अधिगम की कल्पना करना भी ठीक नहीं है। शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति अधिगम की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। अगला देख लेते हैं संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल कंडीशन। तो संवेगात्मक स्थिति व्यक्ति की उत्तेजनाओं की अवस्था होती है। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ बालक शीघ्रता से सीखता है, जबकि क्रोधी, झेंपू, दुखी, निराशावादी बालक को अधिगम में बाधा पड़ती है। अगला देखते हैं परिपक्वता, मैच्योरेशन। परिपक्वता अधिगम का आधार होता है, क्योंकि जो बालक जितना शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व होगा वह उतनी शीघ्रता से अधिगम करता है और उसे अधिगम में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जबकि इसके विपरीत यदि बालक शारीरिक और मानसिक रूप में अपरिपक्व है तो अधिगम में समय शक्ति अधिक लगता है। अगला देख लेते हैं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अधिगम पर प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है। अधिगमी को यदि सीखने में प्रशिक्षण दिया जाए तो वह शीघ्र ही नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है और प्रशिक्षण के अभाव में शीघ्रता नहीं दिखाई पड़ती है। अगला जो है सीखने के सामान्यीकरण करने की योग्यता, लर्निंग एबिलिटी ऑफ जनरलाइज। बालक के सीखने सामान्यीकरण करने की योग्यता का भी प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के सामान्यीकरण की योग्यता है तो नवीन परिस्थितियों में भी वह सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है अभ्यास। अधिगम पर अभ्यास का भी प्रभाव पड़ता है। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। यदि बालक जो है नवीन ज्ञान का अभ्यास करता है तो अधिगम में उन्नति देखने को मिलती है, जबकि यदि बालक अभ्यास नहीं करता है तो उससे सीखी हुई बातें भी विस्मृत हो जाती हैं। यहाँ पे जो अभ्यास है, अभ्यास हम किसी भी तौर पे ले सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं या बार बार उस चीज़ को दोहराते हैं या बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं तो लंबे समय तक हमारे जो है याद हमें रहती है। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम कुछ समय तक उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करते या पढ़ते नहीं है तो वो जो कोई भी थिंग्स है, कोई भी चीज़ है या कोई भी अगर कार्य दिया गया है उसको हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए जो है अभ्यास करना जो है बहुत ही मस्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यास, अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारी जो ये अभ्यास जो भी हमने सीखा हुआ है वो हमारी मस्तिष्क से या हमसे क्या होने लग जाता है, विस्मृत हो जाता है। रुचि व रुझान, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अधिगम पर रुचि का प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का किसी विषय में रुचि है तो उस विषय में अधिगम करते हुए सरलता तथा आनंद का अनुभव करता है। जब शिक्षक बालक की रुचि व रुझान के अनुसार अधिगम का अवसर प्रदान करता है तो बालक शीघ्रता से नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यदि बालक का विषय के प्रति रुझान और रुचि व रुझान नहीं है तो वह उसे सीखने में सीख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पे लगा के भी देख सकते हैं कि अगर हमको जिस वस्तु को या जिस भी अगर हम कोई भी कार्य अगर हम रुचि से करते हैं तो उसे हम जल्दी शीघ्रता से सीख लेते हैं। लेकिन उसी कार्य को अगर हम दूसरे के द्वारा बताया गया है या हम जबरदस्ती किसी कार्य को करते हैं तो उसको हम बड़े समय में सीखते हैं। तो जो भी कार्य अगर हम रुचि से सीखते हैं या हमारे उसमें इंटरेस्ट होता है तो उसे हम
जल्दी से सीख लेते हैं। तो सीखने का यहाँ पे जो सीखने का समय वो अवधि है। यदि कोई बालक अधिक देर तक क्रियाशील रहता है तो थकान अनुभव करने लगता है, और थकान की अनुभूति से बालक में के अधिगम में शिथिलता आ जाती है, और विद्यालय की समय सारणी में आवंटित विषयों का भी अधिगम को प्रभावित करता है। अतः समय सारणी में कठिन विषयों को पहले तथा सरल विषयों को बाद में रखना चाहिए, जिससे बालक में अधिगम के प्रति रुचि बनी रहे। अगला जो है अधिगम विधि, लर्निंग मेथड जो है, यदि अधिगम विधि मनोवैज्ञानिक होती है तो छात्र अधिगम में रुचि लेते हैं और शीघ्रता से नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत यदि अधिगम विधि अमनोवैज्ञानिक है तो छात्र अधिगम में सफल नहीं हो पाते। अगला है सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमी स्टेटस। अधिगम की प्रक्रिया पर सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। जिस बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर जितना अधिक ऊंचा होगा वह नवीन ज्ञान को उतनी अधिक शीघ्रता से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे साधन संपन्न होते हैं। जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति अधिगम में बाधा पहुंचती है और समाज में ऊंच नीच की भावना में भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे अधिगम के बारे में हमने देखा कि जो सीखने का हमारा जो कंसेप्ट है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया के तौर पे हम किस तरह से जो है यह हमारे जीवन भर चलती रहती है। और यहाँ पे जो सीखने की प्रक्रिया है, यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया का संबंध जो है दो बातों से है कि कभी जो है बालक सिखाने से सीखते हैं तो कभी किसी बात को स्वयं वह सीख लेते हैं। यानी अगर हमने कोई उन्हें बात बताई तो वह उसे सीख लेते हैं, या खुद के द्वारा जैसे जैसे वो चीज़ों को देखते हैं और जैसे जैसे वो अनुभव यानी बातों को देखते रहते हैं या बार बार उनके सामने वो चीज़ें होती रहती हैं तो वह उन्हें उन चीज़ों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और